हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा सामान्य हिंदी का। तो उसी को हम देखेंगे जो कि घटना चक्र के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हिंदी का, तो दिया गया है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक शब्द की अगर हम बात करें तो ये तिलक जो होता है ये तत्सम प्रकार का शब्द होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव होता है टीका। तिलक का तद्भव क्या होता है? टीका होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तिलक शब्द का जो तद्भव होता है वो टीका होता है। अगला प्रश्न है चतुष्पदी का तद्भव क्या है। चतुष्पदी जो कि एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चतुष्पदी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। जो शब्द सीधे संस्कृत के द्वारा लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चतुष्पदी का तद्भव होता है चौपाई। ठीक है, चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है? चौपाई होता है, जो किसी पाठ में दिया गया है। ठीक है, चलिए, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो पाली भाषा का संबंध निम्न में से अगर देखा जाएगा इनमें से तो मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बौद्ध साहित्य का जो भाषा था वो पाली भाषा था, पाली भाषा। जबकि अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बौद्ध जब आएगा तो वो हो जाएगा पाली भाषा, और जैन जब आएगा पूछेगा तो प्राकृत भाषा पूछेगा। तो दोनों में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो कौन थे, तो वो उनका नाम था BG खेर। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम था। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। BG खेर जो थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, और इनमें 1955 में जो है इसका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम यूपी पुलिस पिछले एक साल का करंट अफेयर यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका सभी लगभग एक वीडियो में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहेगा, जल्द ही वो अपलोड होने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अपलोड हो तो आपको तुरंत उसको पता चल जाए। चलिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम के इनमें से किसने कहा है। अब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को सर्वप्रथम किसने कहा था, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा था हिंदी साहित्य का। किसको? भक्ति काल को। ठीक है, और श्याम सुंदर दास ने भी कालांतर में से स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा था। आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसमें से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द जो दिया गया है वो है प्रत्युत्तर। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विकीर्ण का विपरार्थी मतलब कि विलोम शब्द बताना है। विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो विकीर्ण का विलोम होता है एकत्र। ठीक है, एकत्र होना। विकीर्ण मतलब तितर बितर, यानी कि इधर उधर फैल जाना। और इसके अलावा संग्रहण जो दिया गया है, संग्रहण की अगर हम बात करेंगे इसका विपरार्थी यानी विपरीत होता है वितरण। यानी वितरण का जो होता है विलोम शब्द वो होता है संग्रहण। और संक्षेप का विलोम शब्द होता है विस्तार। ठीक है, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तार होता है। तो ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? फल शब्द यहाँ पे देखेंगे तो संतान, परिणाम, लाभ, ये तीनों फल शब्द के अर्थ निकलते हैं, लेकिन पंख जो है इसका अर्थ नहीं निकलता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंख शब्द जो है फल शब्द का अर्थ नहीं निकलता। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको एक शब्द में कहेंगे तो वो शब्द कौन सा होगा? जिस पर हमला ना किया गया या जिस पर आक्रमण या हमला ना किया गया उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। क्या है? अनाक्रांत, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो अनाक्रांत हो जाएगा। और अयोध्या जो दिया गया है, अयोध्या शब्द का अगर बात करेंगे तो जहाँ युद्ध ना हो सके उसे अयोध्या कहते हैं। आक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द है आक्रामक। ठीक है, और आक्रामक शब्द होता है तथा जिस पर आक्रमण हो जाए उसे आक्रांता कहते हैं, और जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, चीज़ें कुछ मिलती जुलती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी वर्तमान वर्तनी के आधार पर सही वाक्य बताना है। हिंदी वर्तनी के आधार पर इसमें सही वाक्य कौन सा लिखा हुआ है, तो तुम इसका दाम देते जाओ, अब जाओ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तुम इसके दाम देते जाओ, जो कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। अब यहाँ रेखांकित शब्द जो पूंजीभूत है इसको सही करना, क्योंकि ये गलत रूप से शब्द लिखा हुआ है। तो इसका सही रूप से क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है पूंजीभूत। अब पूंजीभूत जो दिया गया है वो कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। पूंजीभूत जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द को पहचानिए। कसीदाकार, जुर्राब, पाजामा और घाघरा, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो है जुर्राब। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये किस प्रकार की भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। और कसीदाकार, पाजामा और घाघरा तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। लड़के को बुलाओ, सामान्य बहुवचन इसका बताना है, तो लड़के को बुलाओ इसका सामान्य बहुवचन जब बनाएंगे तो हो जाएगा लड़कों को बुलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो लड़कों को बुलाओ हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। अब देखिए ए पार्ट में भी लिखा, लेकिन बुलाओ में बुलाओ लिखा हुआ है, अंक की बिंदी है, जो कि ये गलत हो जा रहा है। तो आंसर जो सही रूप से सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें अगर देखा जाए तो मैं शब्द आया है, और ये जो होता है ये अधिकरण कारक का प्रसर्ग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा में या पर आ जाए तो अधिकरण कारक हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शहर जो है एक जाति बता रहा है शहर का, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग जो होता है विशेष अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष के अनुसार हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। यहाँ पे क्रिया का कौन सा रूप है, तो यहाँ पे देखिए जो पत्र लिखवाने का काम कर रहा है राम, वो लक्ष्मण से कर रहा है। इस तरीके से एक प्रकार का क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो रहा हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण को प्रेरित कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो तोता बैठा हुआ है, यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वाक्य से यह ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो रही, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान होता है। चलिए, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कर्ता के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो कर्ता के अनुसार जब होता है तो वो कृत्यवाच्य हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं या फिर विकारी होते हैं या क्या होते हैं बताना है, ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए अब अव्यय जो शब्द होता है वो होता है ये अविकारी होते हैं, ठीक है, ये अविकारी होते हैं। और अव्यय सदा एक जैसी स्थिति में रहता है, इनका रूपांतरण नहीं होता, इनका जो है व्यय नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट। दासत्व शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए प्रत्यय जो लगता है मूल शब्द के बाद लगता है, और उपसर्ग जो लगता है मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे अगर दासत्व में देखेंगे तो दास जो शब्द है ये मूल शब्द हो जाता है। यहाँ इसमें त्वा शब्द जब लगा देते हैं, त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो वो दासत्व बनता है। तो त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है, पूजा में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आ प्रत्यय है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पूजा में आ प्रत्यय है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो कि डी पार्ट में है, और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताना है। तो विहान कब आया, इस वाक्य में अगर देखा जाएगा तो जो पूर्ण विराम लगा हुआ, जो कि गलत है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे टाइप का त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों से कहावत का सही अर्थ बताना। अब ये जो एक कहावत है, इस कहावत का सही अर्थ क्या निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस कहावत का सही अर्थ होता है कि स्वयं प्रयत्न करने से ही काम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त तो सही हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात करेंगे
तो क्या होता है, रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। भय जो है ये भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का क्या होता है, ये स्थायी भाव होता है। शोक जो दिया गया है ये करुण रस का स्थायी भाव, शोक शोक किसका है, करुण रस का स्थायी भाव है। हास्य जो दिया गया है ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। कुंडलियां जो होता है संयुक्त छंद होता है जो दो छंदों के योग से बनता है, और कौन कौन से हैं, तो देखिए दोहा और रोला छंदों को जब मिलाते हैं तब ये छंद बनता है। तो दोहा और रोला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो कुंडलियां बनता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित जो दिया गया इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास अलंकार। क्यों, क्योंकि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ छे का अनुप्रास होता है। अब करुणा और कलित में का व्यंजन की आवृत्ति एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छे का अनुप्रास, सॉरी जहाँ अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पे छे का अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे जो करुणा और कलित में का वर्ण जो है दो बार एक बार आया है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, इन सभी के रचनाकार का नाम है केशवदास। कौन रचना किया है, केशवदास ने किया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास की भाषा को कहा जाता है, कबीरदास की भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं, तो कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सधुक्की भाषा, कुछ विद्वान ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है, पंचमेल खिचड़ी। तो ऑप्शन में अगर ये भी आ जाएगा तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, या फिर सधुक्कड़ी अगर मिल गया तो सधुक्कड़ी इसका फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ी इसमें सही है। ढाई घर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, सही है कि गलत है। आमा ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्धनारीश्वर के लिए व्यास सम्मान, बेईमान के लिए नताली पुरस्कार। अब इनमें से कौन सा एक जोड़ा इनके बारे में सही है, तो देखिए 1992 में जो साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर को दिया गया था, उनका उपन्यास था ढाई घर, उनके लिए प्रदान किया गया। तो यही ऑप्शन सही है पार्ट, बाकी सारे गलत हैं। आवा उपन्यास जो है, आवा उपन्यास जो है इनके लिए मृदुला गर्ग को दिया गया था, मृदुला गर्ग को साहित्य मृदुला गर्ग को जो है ठीक है दिया गया था। मृदुला गर्ग को 2003 का व्यास सम्मान दिया गया था, ये ज्ञानपीठ नहीं दिया गया था, इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया। और अर्धनारीश्वर जो दिया गया है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए जो है 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत का पाड़िन किसे कहा जाता है। प्राकृत का पाड़िन जो है हेमचंद्र को कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक आपको जो है देना है वो गद्यांश को पढ़कर देना है। गद्यांश कुछ इस तरीके से है, आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर निकल के क्या आएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का असर। ठीक है, रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट, इन सभी। जल संग्रहण हो गया, भूमि की नमी बढ़ाना, झीलों और भूजल स्तरों में वृद्धि में प्रयास करना चाहिए, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया जा रहा है। 73 जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर डी पार्ट निकल के आएगा, जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पानी के वैश्विक चक्र पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्षा वाले क्षेत्रों में अतिवर्षा और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा, तो ये प्रभाव पड़ता है। दिए गए गद्यांश में प्रयुक्त तो शब्द बारिश का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो बारिश का तत्सम शब्द होता है वर्षा। क्या होता है, वर्षा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिसाइड किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा जो लोग नए हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।